हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम जुलाई 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो 2021 के हैं। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। तो चलिए, इसमें हम 121 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, 121 नंबर वाला क्वेश्चन है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में से कहाँ स्थित है। बताइएगा कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है तो ये कहाँ स्थित है। अंटार्कटिका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या उत्तरी अमेरिका में। तो देखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखिएगा, इसमें व्याख्या दिया गया है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एवं सबसे प्रमुख पर्वतमाला है और इस पर्वत श्रेणी और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कोयुस्को जो कि 2228 मीटर ऊंचा है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। मान लीजिए सब पूछा जाता है क्वेश्चन में कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। उसके बाद ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। अपना भारत कहाँ स्थित है, तो भारत देखिए उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जिसका अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिण से 39 डिग्री दक्षिण तक एवं देशांतरीय विस्तार तो 113 डिग्री पूर्व से 153 डिग्री पूर्व तक है तथा मकर वृत्त इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। मकर वृत्त यानी मकर रेखा जो है तो इसी महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। किस महाद्वीप के, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है जिसे हम ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए, अगला वाला क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है। तो दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है। टैगा, टुंड्रा, मीडोज या फिर स्टॉपेज। तो देखिए, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को कहा जाता है स्टॉपेज। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कि दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को स्टॉपेज कहा जाता है और शीतोष्ण कटिबंध घास भूमि का विस्तार दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है और इस प्रकार की घास भूमि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, यूरोप और एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन सी है। बताइएगा कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है तो वो कौन सी है। माउंट कोटोपैक्सी है, माउंट एटना है या माउंट अंकोगुआ है या फिर माउंट किलिमंजारो है। तो देखिए कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी जो है तो वो है माउंट अंकोकागुआ। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, इसमें व्याख्या दिया गया है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकोकागुआ जो कि 6960 मीटर ऊंची है। माउंट अंकोकागुआ की ऊंचाई कितनी है, 6960 मीटर। उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला नवीन मोड़दार पर्वत है और यह विश्व की सबसे लंबी 7200 किलोमीटर पर्वतमाला है और इसकी अधिकतम चौड़ाई 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश एवं मकर रेखा के बीच में है और इस पर्वतमाला में स्थित अंकोकागुआ जो कि 6960 मीटर दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जो दक्षिणी भाग में स्थित है, जबकि एंडीज के उत्तर पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल जिसमें नाइट्रेट का भंडार पाया जाता है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो बताइए किसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। यूग्लिना में, हाइड्रा में या जेलीफिश में या साइकान में। तो बताइए कि किसमें जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। तो देखिएगा यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है। किसमें, तो यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है और यूग्लिना क्लोरोफिल युक्त हरा प्रोटोजोआ है जिसे जंतुओं और पादपों के मध्य संयोजक कड़ी कहते हैं और यह जंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयंपोषी और अनुपस्थिति में विषमपोषी होता है और यही कारण है
कि इसका अध्ययन हम जंतु और पौधों दोनों में करते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 125 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए उत्तर प्रदेश का, कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें कहा गया उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी, ना कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी होता है सारस, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रेन। देखिए उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस यानी क्रेन है, जबकि मोर, तो मोर भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी है। और मोर के बढ़ते शिकार के कारण भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूर्ण संरक्षण प्रदान किया है। और विश्व गौरैया दिवस तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को, और यह विलुप्त होते गौरैया पक्षी के संरक्षण से जुड़ा है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? बताइए कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो पहला वाला ऑप्शन है पैराथार्मोन, उसके बाद थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी है प्रोलैक्टिन, या ऑप्शन नंबर डी है सोमैटोट्रोपिन। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैराथार्मोन। अब देखिए इसमें व्याख्या दिया गया है कि पैराथार्मोन हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को विनियमित करता है और पीले सरसों के रंग वाले गर्दन में थायराइड ग्रंथि के पार्श्व में स्थित पैराथार्मोन के द्वारा पैराथार्मोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है, और इसी हार्मोन की सहायता से रक्त में कैल्शियम के साथ साथ फास्फेट को नियंत्रित किया जाता है। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है तो किस में मापी जाती है? किलोमीटर में, या डॉप्सन यानी इकाई में, या फैदम में, या प्रकाश वर्ष में? तो देखिए ओजोन परत की मोटाई ये मापी जाती है डॉप्सन इकाई में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा इसमें कि ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापी जाती है, और ओजोन परत तो समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस परत की अधिकतम ऊंचाई तो 50 किलोमीटर तक बताई जाती है, परंतु ओजोन परत के रूप में 15 से 35 किलोमीटर तक ही है। ओजोन परत तो सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा करती है, यानी जो सूर्य से हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट जो है हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो इसे जो है कौन सा परत रोकता है? ओजोन परत। अगर ओजोन परत नहीं होगा तो जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारे शरीर पर पड़ेंगी, और इससे क्या होगा कि हमारे शरीर पर काफ़ी भयंकर दुष्परिणाम होगा, और इससे जो है बहुत घातक बीमारियां भी होने के चांसेस हैं। तो ओजोन परत जो है सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक लेता है। तो देखिए ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से युक्त एक अणु है और जिसका रंग नीला होता है। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। तो बताइएगा कि नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में क्या उपस्थित होते हैं? गेहूं की, या धान की, या दलहन की, या उपरोक्त सभी की? तो देखिए नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं, तो ये उपस्थित होते हैं दलहन की। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु फलियों की जड़ों विशेष संरचनाओं में पाए जाते हैं और जिन्हें रूट नोड्यूल कहते हैं। फलीदार पौधे फैबेसी परिवार के हैं और इन पौधों का राइजोबियम नामक बैक्टीरिया के साथ एक सहजीवी जुड़ाव होता है जो उनकी जड़ों में रहता है और जड़ नोड्यूल बनाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए नाइट्रेटस और नाइट्रस में बदलता है, और पौधे बैक्टीरिया को पोषण प्रदान करते हैं तथा यह दलहनी फसलों के लिए उपयुक्त है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? बताइए कि ऐसा कौन सा जो है खाने योग्य कवक है? एगेरिकस है, या पाक्सीनिया है, या म्यूकर है, या राइजोपस है? तो बताइए कि खाने योग्य जो है कौन सा कवक है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एगेरिकस। एगेरिकस जो है तो ये मशरूम की एक प्रजाति है जिसमें खाद्य और जहरीली दोनों प्रजातियां शामिल है। संभवतः दुनिया भर में 300 से अधिक सदस्य हैं और खाद्य मशरूम की प्रमुख और आम किस्म में एगेरिकस बिस्पोरस और एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिक शामिल है। देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव पौधे जो है कहाँ पे पाए जाते हैं?
हिमालय में पाए जाते हैं, या फिर सुंदरवन डेल्टा में, या रेगिस्तान में, या वर्षावन में। तो देखिए मैंग्रोव पौधे जो होते हैं तो ये पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में। देखिएगा हमें कि मैंग्रोव ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। अक्सर यह ऐसे तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है, जिससे जल में मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है। और भारत में मैंग्रोव वन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में अत्यधिक विकसित होते हैं। इसके अलावा तो ये महानदी गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं, और इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इसका संरक्षण आवश्यक हो गया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? तो बताइए कि आवृतबीजी पौधों में तो निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? मूलांकुर है, बीजपत्र है, प्रांकुर है, या भ्रूणपोष है? तो देखिएगा कि आवृतबीजी पौधों में तो क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष में। भ्रूणपोष में जो है देखिए कि आवृतबीजी पौधों में त्रिगुणित भ्रूणपोष की संरचना होती है, और ऐसे पौधे जिनके बीज आवरण से ढके होते हैं उन्हें हम आवृतबीजी पौधे कहते हैं। जैसे आम, भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है, और बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण जैसे मटर, मूंगफली, सेम आदि द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। आवृतबीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम बीज होता है, और इसको प्रायः एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांडन्यास पाया जाता है? तो बताइए कि ऐसे किस कुल में जो है तो भित्ति लग्न बीजांडन्यास पाया जाता है? ब्रेसिकेसी में, मालवेसी में, एस्टेरेसो में, या फिर सोलेनेसी में? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेसिकेसी में। ब्रेसिकेसी कुल में भित्ति लग्न बीजांडन्यास पाया जाता है, और पार्श्विक प्लेसेंटेशन द्विकार्पेली में बहुकार्पेली सिंकपर्स अंडाशय में पाया जाता है, और जूठे पट्टे के निर्माण के कारण एक कोशिकीय अंडाशय द्विनेत्री बन जाता है। और पार्श्विका जो है तो ये प्लेसेंटेशन ब्रेसिकेसी परिवार में होता है। तो बेहतर अंडाशय एक कोशिकीय होता है जो एक जूठे पट के गठन के कारण द्विनेत्री बन जाता है। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन 133 नंबर। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। तो अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज होता है, या एथिल एल्कोहल, या मैलिक एसिड, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कि अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो देखिए अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है एथिल एल्कोहल। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा यहाँ पे कि वह श्वसन जो बिना ऑक्सीजन के होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है। जैसे सूक्ष्म जीव ग्लूकोज को इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ते हैं और ऊर्जा छोड़ते हैं, इसलिए अवायवीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होती है। और जंतुओं में जब ग्लूकोज अणु अवायवीय श्वसन में टूट जाते हैं तो पायरूवेट कोशिकाओं में रहता है, और लैक्टिक एसिड को बाद में पानी और CO2 में ऑक्सीकृत करने की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ पे कि कुछ स्रोत में ग्लूकोज एथिल अल्कोहल दोनों माना गया है, और आयोग द्वारा यह पेपर निरस्त कर दिया गया था। यानी ये जो 2021 का पेपर जो हुआ था तो ये निरस्त कर दिया गया था। यहाँ पे जो है 2-3 शहरों में जैसे गाजियाबाद, मथुरा और बुलंदशहर जैसों में तो ये पेपर लीक हो गया था, तो इसी वजह से ये पेपर निरस्त कर दिया गया था। आगे देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन 1916 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो बताइए कि 1916 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग, DK कर्वे, महादेव गोविंद रनाडे, या केशव चंद्र सेन? तो देखिए
कि 1916 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना तो इसे किया था डी के कर्वे ने। देखिए 1916 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना तो डी केंद्र कर्वे ने की थी। और भारतीय समाज में स्त्रियों की दयनीय दशा को देखते हुए सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने 1819 ईस्वी में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी। देखिए ये वाला है, ये 134 नंबर। उसके बाद देखिए कि प्रार्थना सभा की स्थापना तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसे किया था आत्माराम पांडुरंगा ने। उसके बाद देखिए कि आर जी भंडारकर तथा एम जी रनाडे 1870 ईस्वी में इसके सदस्य बने और इनका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। अब आगे देखिएगा कि इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना तो 1887 ईस्वी में एम जी रनाडे ने की थी। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना तो 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने की थी। और मूल ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित अलग होकर सेन ने नई संस्था स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी के कर्वे ने। यानी 1916 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना तो इसे किया था डी के कर्वे ने। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है। तो पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किससे संबंधित? भगवान राम से, भगवान विष्णु से, भगवान शिव से या भगवान जगन्नाथ से? तो देखिए पुरी की रथ यात्रा ये संबंधित है भगवान जगन्नाथ से। अब देखिएगा यहाँ पे कि पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। और उड़ीसा का जगन्नाथपुरी धाम भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। और यह माना जाता है कि यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ खींचना उनके भक्तों का सौभाग्य होता है। और उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। और यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है राधा और कृष्ण के युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं जगन्नाथ जी हैं। और इसी प्रतीक के रूप में श्री जगन्नाथ से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगवान जगन्नाथ। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो बताइए कि नासिक में जो ये कुंभ मेला लगता है तो ये किस नदी पर? शिप्रा नदी के तट पर या नर्मदा नदी के तट पर या गोदावरी या ताप्ती? तो नासिक जो महाराष्ट्र में है तो इसका जो है कुंभ मेला ये किस नदी पर के तट पर लगता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर। देखिए नासिक में कुंभ मेला का आयोजन गोदावरी नदी के तट पर होता है। और कुंभ मेला भारतवर्ष में 4 स्थानों पर होता है। और चारों स्थानों के नाम नोट कर लीजिएगा। प्रयाग में गंगा यमुना के तट पर, और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम तट पर, तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन शिप्रा नदी के तट पर होता है। जबकि हरिद्वार में तो गंगा नदी के किनारे कुंभ मेला का आयोजन होता है। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि संध्या क्या था? संध्या तो ये क्या था? भजन, अखबार, राजनीतिक दल या धार्मिक संस्था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए संध्या पूछा जा रहा है, संध्या क्या था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अखबार। संध्या जो था तो ये एक न्यूज़पेपर था। संध्या एक अखबार था जो बांग्ला भाषा में प्रतिदिन या दैनिक अखबार के रूप में प्रकाशित होता था। और यह अखबार बंगाल विभाजन के दौरान 1906 ईस्वी में ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा शुरू किया गया था। और भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय जेम्स ऑगस्टस हिक्की को जाता है। इन्होंने 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। तो संध्या क्या था? तो संध्या एक न्यूज़पेपर था। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 100 सदस्य हैं, 110, 80 या 104? तो बताइए कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या जो है तो वो है 100। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 100 है। अब देखिएगा आगे कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान
अनुच्छेद 169 में दिया गया है और विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। वर्तमान में केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में विधान परिषदें विद्यमान हैं। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो वर्तमान समय में जो है कितने राज्यों में विधान परिषद विद्यमान है? तो केवल 6 राज्यों में। उन राज्यों के नाम देखिएगा, तो उन राज्यों के नाम ध्यान से याद कर लीजिएगा कौन कौन से हैं वे 6 राज्य। तो उत्तर प्रदेश, पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यहाँ पे कितनी सीटें हैं? 99। कर्नाटक, तो कर्नाटक में जो है 75 सीटें हैं। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में 78। बिहार, तो बिहार में 75। आंध्र प्रदेश में 50 तथा तेलंगाना में 40। तो ये रहे विधान परिषद। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 सदस्य। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो 100 सदस्य संख्या है। अगला वाला क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? तो बताइए कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावित हुई? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम 26 जनवरी 2002 और 26 जनवरी 2002 से, यानी 26 जनवरी 2002 से। देखिए भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई और भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंस मेहता ने भेंट किया और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थाओं आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना तो श्यामलाल पार्षद गुप्ता ने की है। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, 140 नंबर क्वेश्चन, जन गण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया? तो बताइए जन गण मन। तो जन गण मन की हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? यानी हमारा राष्ट्रगान जो हम जनगण मन गाते हैं तो ये कब अपनाया गया? तो देखिए ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950, यानी उसके 2 दिन बाद लागू किया गया। अब देखिए कि राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला भाषा में जो है तो रचित किया गया और हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया और इसके गायन का समय 52 सेकंड है। यानी राष्ट्रगान जो है तो इसकी गायन की अवधि कितनी है? 52 सेकंड तथा संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड में गाया जाता है। और यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन अध्यक्ष तो पंडित विशन नारायण दत्त में किया गया। यानी सबसे पहले कब गाया गया? तो ये गाया गया 27 दिसंबर 1911 को। किसकी अध्यक्षता में? तो पंडित विशन नारायण दत्त की अध्यक्षता में। कहाँ पर गाया गया? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम है? तो बताइए कि 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? सुमित्रा महाजन, बिड़ला, राजनाथ सिंह या अमित शाह? तो देखिए कि 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं और संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति एवं अधिष्ठाता होता है और लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा चुनावों के बाद लोकसभा की प्रथम बैठक में ही कर लिया जाता है। तो 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम जो है वो है ओम बिड़ला। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइए कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है कि ये कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री?
तो देखिए कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है। और पहली बार 1990 ईस्वी में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। केंद्र सरकार ने शक्तियों के वितरण के क्षेत्रों में केंद्र और राज्यों के बीच विवादास्पद मुद्दों की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में 1988 में एक आयोग गठित किया था। और सरकारिया आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार परिभाषित अधिदेश के अनुसरण में परामर्श करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की सिफारिश की थी। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कौन सा था, ये 142। अब 143 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 143 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। तो बताइए। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, या लोकसभा अध्यक्ष को, या भारत का महान्यायवादी को, या भारत के प्रधानमंत्री को। तो बताइए कि निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी को। अब देखिए कि भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत किया गया, जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। और भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ तथा वर्तमान के महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य में जो है गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? मेरठ में, मथुरा में, बुलंदशहर में, या बिजनौर में। तो देखिए कि वह जिला जहां गंगा नदी सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य में जो है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? तो उस जिला का नाम है बिजनौर। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिला में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। और गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से जाह्नवी के नाम से निकलती है। यानी वहाँ पर गंगा नदी का नाम क्या है? जाह्नवी नदी। तो सबसे पहले गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। अब आगे देखिए कि जिसे ग्लेशियर की बात भागीरथी के नाम से जाना जाता है तथा आगे चलकर देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है और फिर उसके बाद यह गंगा के रूप में जानी जाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी उत्तर प्रदेश में जो है तो सबसे पहले बिजनौर जिले में गंगा नदी प्रवेश करती है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है? तो बताइए ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? गंडक, चंबल, बेतवा, केन। तो देखिए यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है तो वो नदी है गंडक। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब गंडक यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल नामक जगह से निकलती है और प्रयाग में गंगा नदी के दाहिने तट पर आकर मिल जाती है। यमुना की सहायक नदियों में टोंस नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, केन नदी और सिंध नदी है। और जिसमें टोंस यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जबकि गंडक नदी तो गंगा नदी की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंडक नदी। तो गंडक नदी जो है तो ये यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि ये गंगा नदी की सहायक नदी है। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, K2, एटलस या कामेर।
तो देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है तो ये केटू गार्डविन ऑस्टिन है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और यह हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है, जिसकी लंबाई 8,611 मीटर है और यह माउंट एवरेस्ट के बाद पृथ्वी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और देखिएगा कि केटू पर्वत पाकिस्तान के गिलगित बलूचिस्तान क्षेत्र चीन द्वारा नियंत्रित सिंजियांग प्रदेश की सीमा पर है, जबकि भारत की चोटियों में कामेट 7,756 मीटर, त्रिशूल 7,120 मीटर, उसके बाद नंदा देवी तो 7,816 मीटर सब उत्तराखंड में है, तथा कंचनजंगा तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो बताइए उस पठार का नाम। कोलोराडो, किम्बरले, कटंगा या पेटागोनिया। तो देखिए उस पठार का नाम है किम्बरले। किम्बरले पठार ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और किम्बरले पठार जिसे किम्बरले भी कहा जाता है और यह उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का एक पठारी क्षेत्र है, जबकि किम्बरली या किम्बरले दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी केप प्रांत की राजधानी है और किम्बरले ऐतिहासिक रूप से हीरे की खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, तो उस जिले का नाम क्या है। तो बताइए कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, हमीरपुर, ललितपुर, मिर्ज़ापुर या झांसी। तो देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, तो उस जिले का नाम है मिर्ज़ापुर। अब देखिए कि बुंदेलखंड का पठार विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में है और इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 7 जिले जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा तथा मध्य प्रदेश के दातिया, टीकमगढ़, सागर, दमोह और पन्ना जिला शामिल है। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, यानी ऐसे किस राज्य में जो है तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित संरक्षित वन है और यह भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए विश्व प्रसिद्ध है और इसके अलावा चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब देखिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, तो 150 नंबर क्वेश्चन है, मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, बताइए। गंगा नदी पर, कावेरी नदी पर, महानदी पर या सतलज नदी पर। तो देखिए मैटूर बांध का निर्माण जो है तो ये हुआ है कावेरी नदी पर। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैटूर बांध का निर्माण तो कावेरी नदी पर हुआ है और मैटूर बांध भारत के बड़े बांधों में से एक है। यह तमिलनाडु में और कावेरी नदी पर स्थित है, जहाँ पर नदी समतल पर प्रवेश करती है और इसकी कुल लंबाई है 1700 मीटर। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडगु जिले के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व यह तमिलनाडु के तंजावुर जिले के समीप एक समकोणीय डेल्टा का निर्माण करती है। तो मैटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी पर।